सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है हमारा छठा केंद्र सरकार, जिसमें हम संसद के बारे में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में और इसकी डिटेल आज लास्ट है, पूरा पाठ हो जाएगा। फिर अपने एक दिन इसको छठे पाठ को थोड़ा सा बोर्ड पे और देखेंगे, राष्ट्रपति क्या होता है और प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और उच्चतम न्यायालय। तो आज इसको पढ़ लेते हैं पूरा ताकि आपके समझ में आ जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ तथा कार्य। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया, जिसका अध्ययन हम विभिन्न रूपों में करेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखो, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित दो वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर क, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाए। एकमेव का मतलब और किसी को अधिकार नहीं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाए, या तो भारत सरकार का राज्यों के साथ या एक या अधिक से राज्यों के बीच विवाद हो जाए, तो वो मामला किसके पास जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए तो भी, यानी एक संघ का कोई राज्य या राज्यों या एक या अधिक विवाद हो तो भी जाता है। और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सीधा और कहीं नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय में उसका अधिकार होता है। 2 नंबर है प्रारंभिक समीपवर्ती क्षेत्राधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद वे चाहे पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हो, चाहे वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। प्रारंभिक समवर्ती का मतलब होता है 3 सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती सूची में केंद्र के पास भी अधिकार होता है, राज्यों के पास भी होता है, लेकिन ज्यादा किसके पास होता है? राज्य, केंद्र के पास। तो दूसरी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान, यानी अपील करने। अब आपसे पूछे ना अंतिम अपील कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसने जो फैसला सुना दिया वो मानना ही पड़ेगा। फांसी की सजा तो फांसी, और हाँ कई मामलों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा करता है। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यानी राज्यों के अंदर जो न्यायालय होते हैं ना, उनके विरुद्ध भी अपील सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। सबसे पहला आता है संवैधानिक। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। दूसरी दीवानी। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च, उच्च न्यायालय राज्यों में होता है, ध्यान रखना, से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवाने विवादों को अपील की जा सकती है जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 से अधिक हो। किंतु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधित कर उक्त धनराशि की सीमा 20,000 हटाते हुए यह निश्चय किया गया कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती। पहले तो 20,000 से ऊपर वाले की होती थी, अब कोई भी हो सकती है। तीसरी आती है फौजदार। फौजदार से सीधा फौजदार, बात से समझ में लगेगा कि इसका मतलब कुछ दंड वगैरह या कोई। फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिसमें उच्च
न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त किया था। उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवादों को लेकर या अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है, वो फौजदारी है। विशिष्ट में क्या आता है? कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालयों को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान करे। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को उस समय भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं। यानी अपील क्या होता है? छोटे न्यायालय होते हैं ना, वो उनके न्याय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय उनसे वो कोई भी आपराधिक मामला वो मांग सकता है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के विमर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर है। अनुच्छेद 143। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। प्रथम, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो। द्वितीय, इस निर्णय के द्वारा न्याय अवमानना के लिए भी दंड का किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। संविधान का संरक्षक, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानून की वैधानिकता की जांच की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किसी निर्मित विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहते हैं। ये हो गया आपका आज का पाठ पूरा। ये महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ लेना। प्रश्न देखो कुछ। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? आसान सा है ना। अब देखो, नियुक्त आ गया ना। प्रधानमंत्री हमेशा क्या होता है? नियुक्त। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? बताओ किस पद्धति? तो पढ़ा था ना। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक संक्रमण यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से होता है। फिर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति सोचो। मैंने सारी डिटेल आपको बताई है बढ़िया तरीके से, बोर्ड पर भी आपको बता दी। तो उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री। संसद के 17वें में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? संसद के 17वें में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? बताया था मैंने, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। किस बात के संबंध में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है? किस बात के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार। कम से कम कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है? तो कम से कम
पढ़ा था ना, 10 वर्ष वकालत और 5 वर्ष न्यायाधीश रहो, ये याद रखना। दोबारा और बता देता हूँ, देखो 10 वर्ष तक वकील या एडवोकेट अधिवक्ता एक ही बात होता है, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहो या राष्ट्रपति के समक्ष उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है? एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक, ध्यान रखना। और अभिलेख न्यायालय का आशय क्या है, अभी पढ़ा था, अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय है। बाकी ये लघुतरात्मक प्रश्न और ये प्रश्न आगे, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। कल एक वीडियो में आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें दोबारा बता दूंगा और फिर हम पढ़ेंगे राज्यों की सरकार। जैसे केंद्र सरकार थी वैसे ही राज्य में सरकार होती है, सेम वही कंडीशन होती है, बस चेंजिंग का है राज्य का और पावर का। ठीक है, तो इसको कल पढ़ेंगे।